हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकेंड ईयर, सैम है थर्ड, एक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, कोड है हमारा 3004 और क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन 7 है बिक्री की परिभाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीपीए को समझने के लिए। अगर ये क्वेश्चन हमारे अच्छे से समझ में आता है तो टीपीए हमारे अच्छे से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चों की, कुछ दोस्तों की, भाइयों की कमेंट आ रही थी, तो वो कह रहे थे सर कोड नंबर 303 यानी 3003 को कराइए, यानी जो हमारा थर्ड नंबर का पेपर है आप उसे कराइए कि सर आपने 3001, 3002 और उसके बाद आप 3004 को कराने लगे हो, आपने 3003 को बीच में छोड़ दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि को हमने छोड़ दिया है। तो आपको बता देना चाहता हूं, परेशान ना होना, उसको भी मैं कराऊंगा। इसको मैं इसलिए करा रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए आप इसकी पहले अच्छे से तैयारी कर पाओ और आपको थोड़ा समय मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहले उसे डालता तो इसको तैयार करने के लिए आपके पास कम समय रहता, तो इसलिए मैं उसे बाद में करा दूंगा। ठीक है, कुछ भाई कह रहे थे लेबर लॉ की, तो भाई लेबर लॉ अभी मेरे पास कंप्लीट नहीं है, जैसे कंप्लीट होगा मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को थर्ड सेमेस्टर के अगर नोट्स चाहिए तो वो 499 का पेमेंट करके हमसे परचेज कर सकता है। अगर किसी की बैक आई हुई है, एक एक्ट की पीडीएफ लेना चाहता है, तो 199 में वो परचेज कर सकता है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और भाई इतने कम सब्सक्राइब करते हो, बहुत ज़्यादा, 100 में से 30% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो सभी देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। लाइक भी नहीं करते हो, है इतना बेकार पढ़ाता हूं क्या? चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा बिक्री की परिभाषा और आवश्यक तत्व दीजिए। ये कैसे सर्जित होता है या दान विनिमय तथा विक्रय के लिए संविदा से कितना भिन्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीपीए को समझने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। या ये इस प्रकार से आ सकता है, बिक्री या विक्रय की परिभाषा दीजिए। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 54, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 8082 सेक्शन 54 हमसे क्या कहता है उसको अब अच्छे से समझते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है आपको सेक्शन याद करना। अगर आपका ये अच्छे से याद है तो आप पेपर में अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन किया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन किया गया हो। देखो ये एक नॉर्मल सी चीज है। बिक्री आप सब जानते होंगे, बिक्री क्या होती है? कोई भी चीज पैसे में बेचना या पैसे के बदले लेन देन करना, उसको बिक्री कहते हैं। जैसे हम कोई सामान परचेज करते हैं, उसी प्रकार से बिक्री यानी भूमि की। अब बात आती है कि सर आप कह रहे हो कोई भी सामान हम परचेज करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, कोई सामान जैसे हम खरीदते हैं, पैसा देते हैं, हम सामान ले लेते हैं, लेकिन यहां पे जो बिक्री है वो अचल संपत्ति के बारे में हमसे बात कर रही है, ना कि चल संपत्ति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अचल। बिक्री की जो परिभाषा दी गई है, जो यहां पे जो हमारा सेक्शन है 54, ये हमसे अचल संपत्ति के बारे में बात कर रहा है।
अचल संपत्ति वे संपत्ति होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ठीक है। और चल संपत्ति वो होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती हैं। अब वैसे भी इसे एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं, देखो। और ए बी, ए के पास कोई जमीन है और बी के पास क्या है, पैसा। ए को पैसे की जरूरत है और बी को किसकी जरूरत है, भूमि की। तो बी इस पैसे को किसे दे देगा, ए को दे देगा, और ए इस बी टुकड़े को यानी जो भूमि का जो टुकड़ा है इसे बी को दे देगा। तो इसी लेन देन को इसे बोलेंगे विक्रेता, इसे बोलेंगे क्रेता। अंतरणकर्ता, और इसे बोलेंगे अंतरिती, ठीक है। इस प्रकार से समझ गए होगे। और ये जो पैसे का लेन देन और भूमि का जो लेन देन हो रहा है इसको बोलेंगे बिक्री। और ये किसके जरिए से हो रही है, सेक्शन 54, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारी जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्या कह रहा था, जैसे कोई भी हमारा भूमि का टुकड़ा है, कोई संपत्ति है, ये हमने बेच दी, क्या कर दी, बेचा। और इसके पैसे ए ने ले लिए हैं पूरे और बी ने पूरे दे दिए। एक तो ये कंडीशन हो सकती है बेचने की। एक कंडीशन क्या हो सकती है, ए ने इस प्रॉपर्टी का हिस्सा किसे दे दिया, बी को दे दिया। लेकिन जो बी ने जो पैसे दिए हैं ए को, वो क्या दिए हैं, 50-50। बोला है आधे पैसे अब ले लो, आधे पैसे कुछ समय के बाद दे दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक ने जो संपत्ति बेची है उस संपत्ति में उसने कुछ फसल बो रखी है, या मकान बना रखा है, या वो किसी प्रकार से घिरा हुआ है। बी ने ए को पैसे तो दे दिए हैं लेकिन ए ने अभी उसको कब्जा नहीं दिया है, लिखित में दे दिया है लेकिन कब्जा नहीं दिया है। तो ए यहां पे कुछ समय मांगेगा कि भाई मेरी फसल कट जाने दो, ये मकान का मैं मलबा यहां से हटा लूं, या इसमें जो किराएदार थे उनको मैं थोड़ा सेटल कर लूं, या मैं कहीं ट्रांसफर हो जाऊं कहीं पे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, फेर बदल हो सकता है, इस प्रकार से बिक्री हो सकती है, ठीक है। तो इसके 3 कंडीशन बन गए, ऐसा ही हमें यहां पे बताया गया था। जो दी जा चुकी है या जिसे देने का वचन दिया गया हो, या तो दे दी गई है या उसे देने का क्या कर दिया है, वचन कर दिया है। पैसे आ गए हैं, भाई हमारी फसलें कट जाएगी, या हमारा कोई घर में फंक्शन है, या थोड़ा कोई काम है, उसके बाद हम आपको दे देंगे। तो इसलिए मतलब देने का वादा कर देते हैं। या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन किया गया हो, ठीक है। जैसा भी अब मैंने समझा है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो एग्जाम्पल से बिल्कुल अगर अलग हो तो बताओ, बिल्कुल सेम टू सेम है, सिंपल लैंग्वेज में। अब आगे समझते हैं। विधिक विक्रय के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। विधिक यानी विधि के द्वारा जब हम कोई संपत्ति बेचेंगे तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, कुछ तत्व हैं, उनके द्वारा ही हम संपत्ति को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। उनको हम देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, विक्रेता को अंतरण करने की क्षमता होनी चाहिए। भाई जिस प्रॉपर्टी को, ये पी प्रॉपर्टी है और किसकी है, ए की है। भाई जब तक ए के पास क्षमता नहीं होगी तो वो उसे नहीं बेच सकता है। भाई प्रॉपर्टी कैसी होती है, बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे ये खेत है, ठीक है, ये किसका है, पिताजी पापा जी के नाम पर है, पिताजी के नाम पर है, ठीक है। लेकिन इसकी देखभाल कौन कर रहा है, बेटा कर रहा है, ठीक है। या कोई और परिवार का सदस्य है, लेकिन इसको अधिकार तो है इस पर पूरा के ये हमारी संपत्ति है। ना तो ये किसी को यहाँ पे आने देगा ना जाने देगा, जो चाहे ये यहाँ पे कर सकता है अपने। भाई हम संपत्ति के मालिक होते हैं, बेटे पुत्र पुत्रियां। लेकिन जो बेचने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसके पास है, पिता के पास है। अगर बेटा बेचना भी चाहे तो नहीं बेच सकता है बिना पिता की राजी के। तो यहाँ पे बोला है
विक्रेता को, जिसकी संपत्ति है, विक्रेता को अंतरण करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी उसे देने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। क्रेता अंतरिती बनने हेतु सक्षम हो। जो क्रेता है, जो खरीद रहा है, वो खरीदने के लिए कैसा हो, सक्षम हो। ऐसा ना हो कि भाई ये जो बी था, इसने कोई संपत्ति ये थी 10 लाख रुपए में तय कर ली कि भाई 10 लाख रुपए में खरीद रहा हूं। 1 लाख रुपए इसने एडवांस में ए को दे दिए। अब ए ने कहा कि भाई मेरे 9 लाख रुपए और दे दो। अब इसके पास क्या नहीं है, क्षमता नहीं है कि भाई मेरे तो 1 लाख आपको दे दिए, अब 9 लाख की मेरे पे व्यवस्था नहीं हो रही। इसने पैसे फंसा दिए। तो इसमें बोला है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जो क्रेता अंतरिती है, अंतरिती बनने हेतु सक्षम हो, मतलब खरीदने के लिए क्या हो, सक्षम हो। और भी कंडीशन हो सकती है सक्षम होने की। ये नहीं है कि वो खरीदने के लिए पैसे से कमजोर है। हो सकता है वो दिवालिया हो सकता है वो मानसिक पागल हो सकता है वो, उसके अंदर इतनी समझ ना हो, हम उससे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो खरीदने वाला है वो कैसा हो, सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अंतरित संपत्ति अचल हो, यानी जो हम जो संपत्ति दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, ये जो सेक्शन 54 है हमारा, ये वाला, ये किस पे काम करता है, अचल संपत्ति पर। ठीक है, अंतरित संपत्ति अचल हो। फोर्थ पॉइंट है, अंतरण मूल्य के बदले हो। जो हम वस्तु मतलब जो संपत्ति दे रहे हैं वो किसी मूल्य के बदले में होनी चाहिए। ठीक है, स्वामित्व का अंतरण हो। भाई जब हम कोई संपत्ति बेचते हैं तो उसका पूर्व अधिकार उसे देते हैं। ये तो है नहीं कि भाई हमने आपको संपत्ति बेच दी है लेकिन आजीवन ये हमारे अंडर में रहेगी, नहीं। जब हम कोई संपत्ति बेचते हैं तो उसको पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी कह रहे हैं स्वामित्व का अंतरण हो, उसे अधिकारी बनने का अधिकार होना चाहिए। मूल्य का भुगतान हो या भुगतान की प्रतिज्ञा हो। जैसा कि अभी मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था, देखो जो मैं आपको एग्जाम्पल जब समझाता हूं तो एग्जाम्पल के आसपास ही हमारा क्वेश्चन घूमता है, उससे थोड़ा बहुत ही इधर उधर जाता है। नहीं तो एक बात समझो, जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया है उसी कहानी के दायरे में ही हमारा पूरा क्वेश्चन सेट हो जाता है। यहाँ पे कहा है मूल्य का भुगतान हो या भुगतान की प्रतिज्ञा हो। या तो मूल्य चुका दिया हो या उसे चुकाने की प्रतिज्ञा की गई हो, भाई मुझे 1 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का या 6 महीने का या किस्तों का मुझे समय दीजिए। तो इस प्रकार से भुगतान या तो हो गया हो या करने की प्रतिज्ञा हो। आगे चलते हैं। 100 रुपये या अधिक की संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य है, यानी 100 रुपये से अधिक की कोई अचल संपत्ति है। भाई उस समय जब हमारा कानून बना था उस समय 100 रुपये बहुत ज्यादा थे। पुराने जमाने का कानून हमारा चला आ रहा है, तो यानी कि जो महंगी संपत्ति है उसका क्या होना चाहिए, पंजीकरण, यानी वो लिखित दस्तावेजों में होना चाहिए। अब ये मत सोचना कि सर 100 रुपये की अब कौन सी संपत्ति आती है, यानी कहने का मतलब ये है, हमारा समझने का मतलब, जो संपत्ति हम बेच रहे हैं अचल संपत्ति है उसका पंजीकरण होना अनिवार्य है। मूल्य संपत्ति के बदले में हो। भाई ये तो है नहीं कि हमने पैसा दिया है लेकिन संपत्ति नहीं ली है। पैसा हम कब ले सकते हैं या दे सकते हैं, जब संपत्ति का अदल बदल हो। नहीं तो आप केस नहीं डाल सकते हो, आप उसकी सेक्शन 54 का फायदा नहीं ले सकते हो। आप कहोगे मैंने इनको पैसे तो दिए हैं लेकिन इन्होंने मुझे मोटरसाइकिल नहीं दी है। अब कोर्ट कहेगा कि 44 तो अचल संपत्ति पर लगती है, आपने पैसे दिए हों या ना दिए हों। इस प्रकार का केस आप दूसरे तरीके से डालिए। ठीक है, ये अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है और आप सेक्शन 44 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना उसका बचाव ले सकते हो। तो यहां पर बोला है मूल्य संपत्ति के बदले में हो। मूल्य जो हम दे रहे हैं वो अचल संपत्ति के बदले में हो, जैसे मकान, प्लॉट, खेत, इस प्रकार से। ठीक है, मूल्य ये हो गया। यदि विधि के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है तो पंजीकरण करना अनिवार्य है। अगर करने का अनिवार्य मतलब करने के लिए क्या है, बाध्य है, जरूरी है, तो वो किया जाना चाहिए।
ठीक है। 100 रुपये से कम मूल्य की अचल संपत्ति के मामले में रजिस्टर्ड लिखित या परिदान द्वारा, या तो लिखित द्वारा हो सकता है वैसे ही नॉर्मल तरीके से, या हम उसे वैसे ही दान दे सकते हैं, या वैसे नॉर्मल तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये जो दान शब्द मैंने बोला ये गलत हो गया, यानी हम उसे नॉर्मल ही हम दे देंगे। यानी कोई कम संपत्ति की जमीन है, आजकल तो देखो जितनी भी संपत्ति बिक रही है रजिस्टर्ड द्वारा ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट था हमारी बुक में दे रखा था, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अधिकतर जो संपत्तियां होती हैं वो लिखित में ही दी जाती हैं। ठीक है, तो जो संपत्ति है कुछ ऐसी होती हैं जो परिवार में ही देय होती हैं, तो उनको हम वैसे भी दे सकते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को देता है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखो, यहां से जो मैंने भी आपको कराए थे पॉइंट, ये हमारे पॉइंट है 10। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको यहाँ पे 10 के 10 पॉइंट नहीं करने हैं, आपको 5 या 6 पॉइंट आपको सफिशियंट रहेंगे, इनफ है। ठीक है, आप 5 या 6 वहां पे कर दीजिएगा। दूसरा, हमारा यहां से क्वेश्चन भी बनता है विधिक विक्रय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप वहां पे जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में या 10 नंबर में, तो आप इनको वहां पे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐड करना और यहाँ वहां पे ये पॉइंट ऐड कर देना। आगे चलते हैं, विक्रय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और हम क्या करेंगे, विक्रय के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से हम अपने आंसर को लिखेंगे। तो वो कौन कौन से है, पहला देखते हैं, विक्रय के पक्षकार, यानी जब हम कोई संपत्ति का विक्रय करते हैं तो कम से कम 2 सदस्य यानी 2 पर्सन होने चाहिए, 2 पार्टियां, 2 पक्ष होने चाहिए। दूसरा, स्वामित्व का अधिकार, यानी कि जब हम कोई संपत्ति बेचते हैं तो जिस संपत्ति को बेचा गया है और जिस सदस्य को बेचा गया है उसको उस संपत्ति पर पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए कि ये संपत्ति अब आपकी हुई है, आप इस पे अपने जो चाहो वो कर सकते हो अपने तरीके से। विक्रय की विषय वस्तु, विक्रय की जो विषय वस्तु है वो निश्चित होनी चाहिए। मूल्य अथवा प्रतिफल, यानी जब हम कोई संपत्ति अचल संपत्ति का अंतरण करते हैं या बेचते हैं तो वो मूल्य या प्रतिफल, या हमें कोई लाभ होना चाहिए या हमें मूल्य प्राप्त होना चाहिए। संपत्ति का अंतरण, यहाँ पे सिर्फ संपत्ति का ही अंतरण हो सकता है। संपत्ति का मतलब ये नहीं कि सोने चांदी, संपत्ति जो अचल है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, उस संपत्ति का। अचल संपत्ति को हम स्थावर संपत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट हमारे 5 हो गए हैं, विक्रय के पक्षकार, स्वामित्व का अधिकार, विक्रय की विषय वस्तु, मूल्य अथवा प्रतिफल, संपत्ति का अंतरण। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। नंबर 1 है, जैसे यहां था, विक्रय के पक्षकार। विक्रय के लिए 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है, एक बेचने वाला यानी विक्रेता तथा दूसरा खरीदने वाला क्रेता। बेचने वाला पक्षकार स्वयं के लिए खरीद नहीं सकता, यदि ऐसा किया जाता है तो उसे विक्रय नहीं कह सकते। सबसे पहले यहां पे क्या बात कही गई है कि जो विक्रय होता है वो कै पक्षों के बीच होता है, 2, ए और बी, फर्स्ट और सेकंड। अब बात आती है पक्ष के हों 2 हो, सदस्य कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2, अधिक से कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई संपत्ति है या कोई ग्रुप है, वो 10 लोगों का है, उसके नाम पर है। यहाँ पे इसी प्रकार से 4 सदस्य हैं जो उसे खरीदने वाले हैं, तो पक्ष 2 ही रहेंगे, सदस्य कितने भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, 2 कम से कम हो, जैसे एक एक करके पार्टी भाई 2 लोगों की बनती है ना, ये समझ चुके होंगे आप। आगे चलते हैं। और दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी करेगा जिसकी वो संपत्ति है खुद वो दोबारा उसे अपने पैसे से खरीद के अपने नाम थोड़ी कराएगा। तो यहां पे बोला गया है
पक्षकार स्वयं के लिए खरीद नहीं सकता। ठीक है, आगे समझते हैं। विक्रेता सक्षम व्यक्ति हो। देखो अब बात करते हैं हम संविदा की कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। हमने आपको सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में अच्छे से समझाया होगा और आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड की, तो आपको ध्यान होगा संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वही व्यक्ति कर सकता है जो सक्षम हो, करने वाला भी और खरीदने वाले भी। सक्षम का मतलब है जिस संपत्ति को वो बेच रहा है या खरीद रहा है उसको पूरी समझ है, उसका मस्तिष्क बिल्कुल सही है, वो दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ही कोई व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है यानी विक्रय कर सकता है या खरीद सकता है। विक्रेता सक्षम हो। धारा 7 यानी सेक्शन 7 के अनुसार विक्रेता वही हो सकता है जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, अर्थात वयस्क एवं स्वैच्छित हो। यानी यहाँ पे बोला है हम मतलब संपत्ति को वही व्यक्ति बेच सकता है जो जिसका दिमाग सही हो, पागल ना हो, सोचने समझने की क्षमता हो और उसे उस संपत्ति को बेचने का पूरा अधिकार हो। उसी प्रकार से जो खरीदने वाला व्यक्ति है, हालांकि इसमें जो पॉइंट है नहीं है, हम बता रहे हैं, जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसके भी यही लक्षण होने चाहिए। जो खरीद रहा है उसे समझ होनी चाहिए, उसका दिमाग सही होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार हो या ऐसा वह हक रखता हो। देखो जैसे पिताजी की संपत्ति है बेटे के नाम पर आती है, अगर पिताजी उपस्थित हैं प्रेजेंट में तो पिताजी संपत्ति को बेचेंगे, उनका अधिकार है अगर उनके नाम पर संपत्ति है। अगर पिताजी के नाम पर संपत्ति है, किसी कारण से पिताजी की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, तो जो पिताजी की संपत्ति थी वो पुत्र के नाम पे आ जाती है और पुत्र को या उनकी पत्नी को पूरा अधिकार होता है उस संपत्ति को बेचने का। तो यहाँ पे बोला गया है या तो अधिकार हो या क्या हो, हक। अधिकार क्या होता है, मेरे नाम पर है तो मेरा अधिकार है इसे बेचने का। और हक क्या है, मेरे पिताजी के नाम पर संपत्ति थी, उनकी मृत्यु हो गई है, अब इस संपत्ति को मैं बेच सकता हूं, ये मेरा क्या है, हक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रेता कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो क्रय की क्षमता रखता हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, इस वाले पॉइंट में नहीं दे रखा था, हमने अपनी तरफ से बताया था। जो क्रेता है यानी जो खरीदने वाला है वो भी कैसा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, जो क्रय की क्षमता रखता हो। तथा सेक्शन 6J3 ये एक ही सेक्शन है, ठीक है ना। आप ये कहोगे 3 क्या है, 6J3 पहले 6 होगा, 6 में बहुत ज्यादा पॉइंट होंगे और फिर जे के अंदर भी पॉइंट होंगे, तो इस प्रकार से। ठीक है, जैसे समझा दूं आपको, जैसे 6-1, 6-2, 6-3 इस प्रकार से वहां पे दिए हैं हमें वर्णमाला, जैसे कै, खे और कै। ठीक है, अब ये 6 कै हो गया। अब इसी प्रकार से ये जो कै है तो 6 कै है, 6 कै 1, 6 कै 2, 6 कै 3 इस प्रकार से। और यहाँ पे एक सेक्शन होगा 6, पहले तो 6 दे दिया सिंपल और 6 के अंदर पॉइंट दे दिए, कै खे गे, कै खे गे के अंदर भी पॉइंट दे दिए, जैसे कै के अंदर 3 पॉइंट दे दिए, 1 2 3। तो इस प्रकार से ये एक ही सेक्शन है। ठीक है, 6J3 के अधीन न हो। इसके अनुसार अवयस्क व्यक्ति क्रेता यानी अंतरिति हो सकता है। देखिए जो अवयस्क व्यक्ति होता है वो संपत्ति खरीद तो सकता है अपने नाम पर, लेकिन अवयस्क व्यक्ति बेच नहीं सकता है, ये कानूनी फैक्ट है। जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है वो खरीद तो सकता है अपने नाम पर, लेकिन वो बेच नहीं सकता। सही है, यहां पे दिया गया है अवयस्क व्यक्ति क्रेता हो सकता है यानी अंतरिति यानी ग्रहण कर सकता है।
इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमने अच्छा सा प्यारा सा, और अक्सर मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं और मैं और आपको जागरूक कर रहा हूं। जब हम पेपर में अपना आंसर लिखते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा नंबर दो चीजों पे आते हैं, डेफिनेशन और हमारे केसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन भी करा चुका हूं इसकी, और केसेस अब मैं इसमें दे रहा हूं। एक केस के अंदर हमें 4 से 5 नंबर मिल जाते हैं या 3 से 4 नंबर। इसी प्रकार से डेफिनेशन में अगर हमारी ज्यादा अच्छी लिखी हुई है तो 4 नंबर, और कम है तो 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में हमें नंबर मिल जाते हैं, और केसेस पे 3 से लेके 4 के बीच में। और जो हमारी हेडिंग्स होती हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे पेपर में। आगे चलते हैं, अच्छे से केस को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मुन्नी कुंवर बनाम मदन गोपाल में कहा गया है कि यदि नाबालिग के हित में संपत्ति का क्रय किया गया है तो वह पूर्णतः वैध है। यानी कि अगर किसी नाबालिग के नाम पर या नाबालिग के लिए संपत्ति को खरीदा गया है, परचेज किया गया है, तो वो पूर्ण रूप से सही है, कानूनी है, मान्य है, वैध है। ठीक है, जैसा कि ऊपर दिखाया था 6J3 में, तो यहां पे भी मुन्नी कुंवर बनाम मदन लाल में यही बात बोली गई है। आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वामित्व का अंतरण। संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो तथा अंतरण स्वैच्छिक हो। मतलब जो क्रेता है, क्रेता को जो क्या है स्वामित्व, यानी उसे जब संपत्ति खरीदी है तो उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए अपनी संपत्ति पर जो उसने खरीदी है। नंबर 1, विधि विरुद्ध ना हो, यानी जो उसने संपत्ति खरीदी है या जो अधिकार से प्राप्त हुआ है वो विधि के विरुद्ध नहीं है, कानून का उल्लंघन नहीं करता है। या अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं है, यानी वो नैतिक मतलब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती है, और लोक नीति यानी समाज के किसी को भी आहत नहीं करती है। नंबर 3, उत्पीड़न, कपट, झूठ या भूल के अधीन नहीं हो। ठीक है, आगे समझते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल दिया है हमने। अलपति बैकंट मेयर बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1956। इसमें निर्णय हुआ कि जब तक एक अंतरण निष्पादित और रजिस्टर्ड न हो जाए तब तक अंतरित क्रेता के नाम किसी अचल संपत्ति का हक अंतरित नहीं कर सकता। यानी जैसा कि अब से पहले हमने बताया था, जब तक हम लिखित दस्तावेजों में उसे नहीं देंगे, उसे पूरा अधिकार नहीं देंगे, स्वामित्व नहीं देंगे, तो उसके नाम पर वो सही तरीके से नहीं जाएगी और ना ही उसे मान्य माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है राम गोपाल रेड्डी बनाम अद्दी 1966। इसमें निर्णय हुआ कि 100 रुपये से कम की संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर आ गया 3, विक्रय की विषय वस्तु। देखो फैक्ट बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन हमें अपना पेपर करना है अच्छे से। विक्रय की विषय वस्तु, विक्रय की विषय वस्तु अचल संपत्ति होनी चाहिए। देखो विक्रय, यहां पे फिर दोबारा बता रहा हूं, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 कहती है कि जो हमें 54 का जो लाभ मिलेगा वो अचल संपत्ति पर मिलेगा। विक्रय की विषय वस्तु अचल संपत्ति होनी चाहिए। अचल संपत्ति 2 प्रकार की होती है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। अचल संपत्ति क्या प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। मूर्त संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मकान, भूमि, भूमि से संलग्न वस्तु, जैसे भूमि से चुपटी हुई, जैसे भूमि के अंदर कोई खम्मा गड़ा हुआ है, भूमि के अंदर पेड़ लगा हुआ है, भूमि के अंदर कुआं बना हुआ है, नल लगा हुआ है, उस प्रकार की। ठीक है, संलग्न यानी उनसे लगी हुई। अमूर्त संपत्ति जिसे हम देख नहीं सकते, छू सकते हैं, जैसे नौचालन, मछली पकड़ना,
कर्ज के प्रति बंधक इत्यादि। देखो हैं तो अचल संपत्ति, लेकिन हम इनको छू नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। पॉइंट है हमारा 4, मूल्य अथवा प्रतिफल। यह मूल्य का तात्पर्य धन से है। विक्रय में स्वामित्व का अंतरण धन के रूप में होता है। कोई अन्य प्रतिफल वैध माना जाएगा, होता है कोई अन्य प्रतिफल वैध माना जाएगा। बिना प्रतिफल किया गया अंतरण विक्रय की परिधि में नहीं आता है। इस अधिनियम में मूल्य शब्द परिभाषित नहीं है। यहां पे देखो कहा गया है, जब हम कोई संपत्ति किसी को देते हैं, उस संपत्ति को हम किसी प्रतिफल के बदले ही दे सकते हैं या किसी प्रतिफल के बदले ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है मूल्य अथवा प्रतिफल होना चाहिए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम मोटर एंड जर्नल स्टोर्स 1963 में कहा गया था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल्य के संदर्भ में माल विक्रय अधिनियम में दी गई परिभाषा को अंगीकृत कर लेना चाहिए। देखो जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता रहता हूं और बता दूं, जब हम अपने केसेस को लिखते हैं तो केस लिखने में हम सन को थोड़ा अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। तो आप परेशान ना हो ना, जो अगर आपको केस याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर सन याद हो जाती है तो और भी अच्छी बात है। अगर सन भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना केस लिख के ये चीजें लिख देना। आगे चलते हैं। इसी के अंदर एक केसेस और दिया हुआ है। एग्जाम्पल, रूप सिंह बनाम बलतेज 2006। अब बात आती है कि सर यहाँ पे भी केस है, यहाँ पे भी केस है, आपने तीसरा केस और दे रखा है कि लक्ष्मण राव बनाम जी रतन मडिक यम्मा 2003। देखो 1, 2, 3 आप कह रहे थे सर 3 से 4 नंबर या 4 से 5 नंबर मिलते हैं, तो इस प्रकार से तो 15 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन हो गया। भाई जब हम अपने पेपर को करेंगे तो हमें वहां पे केस की जो संख्या रखनी है 2 या 3 ही रखनी है। आपको ये नहीं है सबरे केसेस वहां पे जाके लगा देने हैं, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। आप सिर्फ 2 या 3 केस अच्छे से याद करना पूरे आंसर के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक लंग से सारे रट के चले जाओ कि अब सर ने तो 6-7 कराए हैं, हम 6-7 करेंगे, 5 के या 4 के हिसाब से हमें सारे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, आपको 2 या 3 एक पेपर में 2 या 3 केसेस लिखने हैं, बस कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। अगर लिखने हैं तो जैसे यहाँ पे हमने जैसे लिखा है शॉर्ट में, आप इस प्रकार से लिखोगे तो भी आपको, जैसे आप शॉर्ट में ऐसे लिखोगे तब भी आपको एक केस में ही इसकी फिर क्या होगी, गिनती होगी। या फिर आप इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करना तो आपकी एक में गिनती होगी। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख देना। आगे चलते हैं। विक्रय में कीमत का संदाय निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, संपूर्ण कीमत एक साथ यानी देना, कुछ धन तुरंत कुछ धन बाद में देना, संपूर्ण कीमत एक साथ या बाद में देना, जैसा कि हम एग्जाम्पल में पहले ही बता चुके हैं और दोबारा आपको बता रहे हैं। या तो संपत्ति को एक साथ दे दिया गया हो, या आधी दे दी गई हो, आधी देने का वादा किया गया हो, या संपत्ति को किस्तों में देना हो। सेक्शन 54 के द्वितीय पैरा के अनुसार विक्रय का अनुबंध निम्न रूप से प्रभावित किया जा सकता है। समझते हैं आगे। विक्रय का अनुबंध निम्न रूप से प्रभावित किया जा सकता है। नंबर 1, जब विक्रय की जाने वाली संपत्ति मूर्त या अचल संपत्ति हो, यहां पे हो और लिख लेना, ठीक है। इसका अंदर समझने के लिए दिया गया है। ए, यदि उसकी कीमत 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक है तो उसका पंजीकरण अति आवश्यक है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। दूसरा है, यदि उसकी कीमत 100 रुपये से कम है तो उसका अंतरण पंजीकरण द्वारा या कब्जा देकर किया जा सकता है।
कम है तो उसे पंजीकरण द्वारा या कब्जा देकर ही छोड़ दिया जा सकता है। अगर 100 से ज्यादा की कीमत की है तो उसे लिखित द्वारा ही दिया जाएगा। यदि संपत्ति अमूर्त अचल संपत्ति है तब उसका विक्रय केवल पंजीकरण द्वारा ही हो सकता है, यदि उसका मूल्य कितना भी क्यों ना हो। अगर संपत्ति अमूर्त है, मैंने अभी आपको बताया था अचल संपत्ति दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। देखिए अचल संपत्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। भाई मूर्त संपत्ति को तो हम देख सकते हैं, मकान, भूमि या भूमि से संलग्न कोई चीज है, लेकिन अमूर्त संपत्ति को हम नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यदि संपत्ति अमूर्त है, अचल संपत्ति है, तब उसका विक्रय केवल पंजीकरण द्वारा ही हो सकता है। सही है। जैसे हम कोई ब्याज पे कोई कार्य कर रहे हैं या कोई हम किसी से सेवा प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रकार के पंजीकरण द्वारा ही हो सकता है। भाई वो कह देगा नहीं ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो वो लिखित दस्तावेज में होना चाहिए। आगे चलते हैं। यदि संपत्ति शेष भाग है तो ऐसी संपत्ति का विक्रय भी केवल पंजीकरण द्वारा किया जा सकता है। अगर किसी का संविदा हुई और कोई हिस्सा रह गया तो उसको भी पंजीकरण द्वारा ही लास्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। सेक्शन 54 का तृतीय भाग विक्रय संविदा के बारे में है, जो इस प्रकार से है। अचल संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है जो उस अचल संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधों पर होगा। वह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार सृष्ट नहीं करती, जैसा कि अब से पहले मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि यहाँ के पॉइंटों की। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे ये पॉइंट बहुत सारे दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट लेना है और ए और बी आपको दे देना है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसमें आपको क्या करना है? इसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना है बस। जैसा कि उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे अगर त्रुटि हो जाती है या मेरी कहीं से शब्दों में फेरबदल होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको सही चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ, सही बताऊँ, और कहीं से भी अगर कोई त्रुटि होती है तो आप बता देना कि सर यहाँ पे कुछ गलत है या हमें यहाँ से समझ में नहीं आया है। तो आप वीडियो का टाइम नोट करके मुझे व्हाट्सएप पे आपको नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको शॉर्ट क्लिप या वहाँ से जो कमी है ठीक करके आपकी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब किया करो यार। मैं बहुत खुश होता हूँ जब आप सब्सक्राइब या कमेंट करते हो। ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहता, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है। अब चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।